सुप्रभात, नमस्कार। सभी छात्रों को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में आज हम बीए और बीए बीएड प्रथम वर्ष के विषय इतिहास के रूप में प्राचीन भारत जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा प्रकरण आज का रहेगा वैदिक सभ्यता, जिसका समय पूरा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का है। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज इसको, क्योंकि पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता का परिचय पढ़ लिया था, यानी कि इस सभ्यता का शुरुआत कहाँ से हुआ, किस रूप में हुआ और क्या क्या इसके तरफ थे, यानी प्रस्तावना पढ़ ली हमने। आर्यों का मूल स्थान पढ़ लिया कि वो कहाँ के निवासी थे। तीसरा पॉइंट हमने जो पढ़ा वो इस रूप में पढ़ा कि आर्यों के द्वारा जो समय था, जिस समय जिन्होंने भारत में निवास किया, वो समय क्या रहा, समय को पढ़ लिया। और उसके पश्चात हमने वैदिक सभ्यता का भारत में प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में रहा, इसका भी हमने अध्ययन कर लिया। तो इस प्रकार से हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट और आज की शुरुआत के रूप में पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक काल कह दें चाहे प्रथम चरण कह दें। तो आज हम वैदिक सभ्यता का प्रथम चरण पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता का पहला काल कौन सा है, क्योंकि इस सभ्यता को इतिहासकारों के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, जो समय के आधार पर भी है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं आर्यों का समय, उसके आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। और साथ ही आर्यों ने जो ग्रंथ लिखे, आर्य कौन थे, वैदिक सभ्यता के प्रतीक जो थे वो कौन थे, आर्य। और आर्यों ने क्या किया, जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में या उन ग्रंथों के आधार पर उनका जो समय रहा और उन ग्रंथों को लिखने का जो क्रम रहा, उस क्रम के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं इनका। हम ये कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता जो थी इसका 2 भागों में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो समय के अनुसार भी होगा और इसके अनुसार भी होगा, ग्रंथों के आधार पर भी। ग्रंथ लिखे इन्होंने 4। अब इन 4 ग्रंथों में से पहला ग्रंथ कौन सा लिखा और उस ग्रंथ के आधार पर इसका समय निर्धारण और इसका नाम जो किया गया, नामकरण, वो क्या रखा गया। तो देखिए, पहला जो था आर्यों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए 4, उनमें से पहला ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या नाम था, ऋग्वेद। इसीलिए ऋग्वेद पहला ग्रंथ होने के कारण इस काल को हम परिचय के रूप में भी ये कह सकते हैं प्रथम चरण के, कि सर्वप्रथम आर्यों ने जो साहित्य लिखा उस साहित्य में प्रमुख रूप से ग्रंथ जो प्रमाणित माना जाता है, उस साहित्य का पहला भाग ऋग्वेद ही माना जाता है। और ऋग्वेद इस काल में लिखने के कारण इस प्रथम काल को हम क्या क्या नाम देंगे, ऋग्वेदिक काल। क्या नाम देंगे, ऋग्वेदिक काल, या इसको ये भी कह सकते हैं ऋग्वेदिक काल भी कह सकते हैं, या पूर्व वैदिक काल भी कह देते हैं कई बार, पूर्व वैदिक काल। यानी ये ऋग्वेद का रचना काल का समय है, इसीलिए इसको ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ऋग्वेद काल था, क्योंकि ऋग्वेद की रचना इसके समय में लिखी गई थी, इसके समय में की गई थी आर्यों के द्वारा, इसलिए इसको ऋग्वेदिक काल कहा गया। और पूर्व वैदिक इसलिए कहा गया क्योंकि अभी वैदिक काल पूरा नहीं हुआ है, तो पूर्व का काल है ये, पश्चात का काल जो आएगा बाद का वो उत्तर काल माना जाएगा। तो दूसरा पार्ट जो रहेगा इसमें वो विशेष रूप से 3 ग्रंथों का रहेगा, क्योंकि 1 + 3 मिलाकर 4 बनते हैं। तो पहला वेद हो गया ऋग्वेद, प्रथम वेद के रूप में। कौन सा हो गया, ऋग्वेद। तो ये प्रथम वेद है। और अब बाकी के 3 वेद जो हैं वो कौन कौन से हैं वो यहाँ लिखते हैं हम। उनके अनुसार इनकी जो रचना की गई और उनके अनुसार इसका समय जो बताया गया वो इसी आधार पर बताया गया, क्योंकि आर्यों का जो समय रहा वो वेदों के आधार पर था। तो वेदों के आधार पर जो अगला समय माना जाएगा उसको हम कहेंगे उत्तर वैदिक काल। इसको जैसे ऋग्वेदिक काल कहा गया वैसे उसको उत्तर वैदिक काल। लेकिन उसको कौन से लिखे गए वेद, जैसे प्रथम वेद हो गया ये ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद। चौथा कौन सा है, अथर्ववेद। तो ये 3 वेद जो लिखे गए थे, ये 3 वेद
ये लिखे गए थे किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। किसमें लिखे गए? उत्तर वैदिक काल। इसको नाम जो दिया गया वो उत्तर वैदिक काल रखा गया। क्यों रखा गया उत्तर वैदिक काल? क्योंकि इसमें 3 वेदों की रचना, जो शेष 3 वेद है वो इसमें लिखे गए और प्रथम वेद जो है वो इसमें लिखा गया। तो इस प्रकार से टोटल जो 4 वेद लिखे गए थे उन चारों वेदों के आधार पर हम इनका समय याद कर सकते हैं, जिसको द्वितीय चरण के रूप में उत्तर वैदिक काल को मानेंगे और प्रथम चरण के रूप में ऋग्वैदिक काल को मानेंगे। जिसका समय की बात करेंगे तो पहले का समय जो रहेगा, जो टोटल ऑल ओवर दोनों का समय है, यहाँ पर इसका समय रहेगा 1500 ईसा पूर्व, क्योंकि उसमें बीसी का टाइम था, इसीलिए उसको ईसा पूर्व का समय कहते हैं। और ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 कितना 1000 ईसा पूर्व का समय था। तो प्रथम चरण में जो समय रहा वो ये रहा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का समय। जबकि दूसरा जो है इसमें द्वितीय चरण में हम समय बताएंगे तो ये रहेगा 1000 ईसा पूर्व से घटते क्रम में है, इसलिए यहाँ से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो देखिए आसानी से हम समय को इतिहास की कड़ी में जोड़ सकते हैं और उसके आधार पर इतिहास को बना सकते हैं और इतिहास को समझ भी सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी, वो वैदिक सभ्यता के पूर्व का समय था, जिसको हमने विद्वानों के अनुसार कार्बन 14 के अनुसार 2350 या 2300 से लेकर 1750 तक का उसका समय निर्धारण किया था ईसा पूर्व का। तो ध्यान रहे आपको ईसा पूर्व का समय ये था और ये किसका था? हड़प्पा सभ्यता का। अब हड़प्पा सभ्यता का ये समय था तो इसके पश्चात ही इसका स्थान माना जाएगा। तो देखो यहाँ से पता लगता है 1750 में इसका पतन हुआ, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का जब 1750 का पतन हो गया तो उसके कुछ समय बाद यानी 1500 से दूसरा समय चालू हो गया, जिसको आर्यों का या वैदिक काल के नाम से जान सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जो है वो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्यों ने वेदों की रचना की। ये ग्रंथ क्या नाम से कहलाए? वेद के नाम से। और वेद कितने थे? 4। इसलिए इन 4 वेदों के कारण इनको आर्यों का नाम दे दिया गया, वैदिक काल नाम दे दिया गया। तो ये नामांकरण की बात हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको फिर निगेट किया गया है कि आर्यों के द्वारा 4 वेदों की रचना की जाने के कारण इस समय को वैदिक नाम दिया गया। और ये अपने आप में सभ्यता थी, इसमें संस्कृति का गुण समाहित था, इसलिए सभ्यता और संस्कृति दोनों में परिपूर्ण थी, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता भी कह देते हैं और वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। क्योंकि भारत के हिंदू धर्म की शुरुआत संस्कृति के रूप में देखें तो ये वह पहला समय है जहां से भारत ने आधारभूत संस्कृति को अपनाया। यहीं से हमारी संस्कृति की शुरुआत मानी जाती है। तो उस आधार पर हम इसके 2 भाग पढ़ेंगे। आर्यों के वेदों के आधार पर, प्रथम वेद के आधार पर ऋग्वेद था, ऋग्वेद के आधार पर उस काल का नाम ऋग्वेदिक काल रखा गया, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, जिसका समय जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व रखा गया। उसी के आगे बढ़ते क्रम में उत्तर वैदिक काल आया, जो पश्चात का काल था, यानी बाद का काल था। जैसे पूर्व का काल है, ये बाद का काल है। इसमें 3 वेदों की शेष 3 वेद जो थे उनकी रचना की गई, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 3 वेदों को लिखा गया ऋषि मुनियों के द्वारा, आर्यों के द्वारा। और उसका समय जो माना गया 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का माना गया। तो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि वैदिक सभ्यता जो है कहां से कहां तक के समय को इंगित करती है। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हम प्रथम चरण वैदिक सभ्यता का पहला चरण पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार से रहा। तो देखिए वैदिक सभ्यता के पहले चरण को देखेंगे हम, तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे आर्यों के परिचय से, या ये कह सकते हैं हल्का सा यहाँ से परिचय देंगे हम इनका। और किस रूप में लेंगे? जैसे सर्वप्रथम आर्यों ने साहित्य के रूप में वेदों की रचना की। वेद जो थे वो प्रमाणिक ग्रंथ थे जो ऋषि मुनियों के द्वारा रचित थे, इसीलिए प्रमाणित ग्रंथों के आधार पर पहला ग्रंथ जो लिखा गया वो ऋग्वेद था। और उसी ऋग्वेद के काल को हम ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना गया। तो आपको याद रहे इस पहले काल में जो ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा था? ऋग्वेद। याद रहे ऋग्वेद ग्रंथ जो था वो प्रथम ग्रंथ था इनका, आर्यों का। इनका था ये आर्यों का प्रथम ग्रंथ। ओके, इस प्रथम ग्रंथ की रचना जब आर्यों ने की, इसीलिए इस काल का नाम पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल रखा गया। अब इस ऋग्वेद को थोड़ा देख लेते हैं।
ऋग्वेद जो था वो सबसे बड़ा वेद था और सबसे पहला वेद था, बड़ा और पहला वेद था। इसीलिए इसमें बड़े का प्रमाण यह है कि इसमें 1017 मूल है, जिनको ऋचाएं कहते हैं, संहिताएं कहते हैं। मूल जिसको हम क्या कह सकते हैं, मूल ऋचाएं या संहिताएं या श्लोक भी कह सकते हैं, संहिताएं या श्लोक। ठीक है, कितने 1017, लेकिन प्लस 11 और जुड़ गए जिनको बालिक्य कहते हैं, ये बाद में जोड़े गए थे। और ऐसे मिलाकर टोटल 1028, कितने 1028 श्लोक या संहिताएं या मंत्र हम कह सकते हैं, ये इसमें उल्लेखित पाए गए हैं। तो याद रहे आपको, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, आर्यों का प्रथम वेद है, जिसमें 1017 मूल संहिताएं हैं या मूल श्लोक है, बाद में 11 बालिक्य के रूप में जोड़े गए हैं, और जोड़कर टोटल 1028 जो है वो पूरी तरह से संहिताएं या श्लोक या मंत्र के रूप में उच्चारित किए गए हैं। तो ये आपको ऋग्वेद का परिचय है। अब इसी आधार पर हम ऋग्वेदिक काल को जानेंगे कि ऋग्वेदिक काल का जो घटनाक्रम था या जीवन था वो किस रूप में था। तो सर्वप्रथम हम ऋग्वेद का जो परिचय पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल का, वो पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन के रूप में, जो अपने आप में इस काल की विशेषताएं भी मानी जाती हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लेंगे ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन। पहला पॉइंट है ये राजनीतिक जीवन, अर्थात आर्यों का, जिसको हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, यानी में आपको पूर्व वैदिक काल जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, या ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल जिसका हम समय भी लिख देते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आपको ध्यान में रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पहले शुरुआती प्रथम चरण को पढ़ रहे हैं, जिसको ऋग्वेदिक काल कहते हैं, और ऋग्वेदिक काल का जो समय है जिसको पूर्व वैदिक काल भी कह देते हैं। इसमें पहला हम राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं। अब राजनीतिक जीवन के बहुत से पॉइंट हैं जिनको हम मौखिक रूप में आपको पॉइंटों की चर्चा करें। तो पहला जैसे राजनीतिक संगठन, फिर दूसरा राजा के अधिकार और कर्तव्य, तीसरा प्रमुख जन, क्योंकि उसमें जनपदीय व्यवस्था थी, और कौन कौन से जन थे मुख्य उसमें, जैसे भरत है, अनुस है, मत्स्य है, त्रु है, यदु है, पुरु है, तुरस है, आदि प्रसिद्ध उस समय के जन थे जो जनपद के रूप में थे। फिर प्रमुख अधिकारी जो उस समय शासन की सत्ता में अपनी भूमिका निभाते थे, तो जिसमें आएंगे पुरोहित, क्योंकि राजा के बाद में दूसरा स्थान पुरोहित का था, पुरोहित, सेनापति जो सेना का मुख्य अधिकारी हुआ करता था, ग्रामीणी जो ग्राम का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। इसी के साथ साथ राजनीति में या राजनीतिक संगठन में सभा और समिति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता था। सभा और समिति भी इसमें योगदान दिया करती थी। साथ ही न्याय की व्यवस्था भी इसमें उत्तम व्यवस्था थी, जिसमें अंतिम न्यायाधीश के रूप में राजा स्वयं हुआ करता था। तो ये न्यायिक व्यवस्था भी इसमें पाई जाएगी। साथ ही युद्ध की विधि और प्रणालियां भी इसमें राजनीतिक संगठन के रूप में देखी गई है। लेकिन हम इसको वैसे देखा है तो कहा जाता है कि शुरुआत राजनीतिक जीवन की कहां से होती है, परिवार। परिवार जो थे वो संयुक्त थे। परिवार कैसे थे, संयुक्त, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि संयुक्त परिवार प्रणाली कहां से ली गई है, तो ये हमारे वैदिक काल की ही देन है, जो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण आधार है। संयुक्त परिवार प्रणाली जो थी वो वैदिक काल में थी। परिवार संयुक्त, परिवार से बड़ा जो आकार था वो था कुटुंब। कुटुंब जिसको कबीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कबीला। और कुटुंब और कबीला से बड़ा आकार जो बनता था वो बनता था, क्योंकि इसमें भाई भतीजा सब आ जाया करते थे परिवार के सदस्य। और उसके बाद बनते थे ग्राम। क्या बनते थे, ग्राम या गांव। क्या कहते हैं इसे, गांव या ग्राम कहते हैं। ये बढ़ते क्रम में है। सबसे पहला परिवार, परिवार में कौन थे, सदस्य। परिवार में कौन थे, सदस्य। सदस्यों में व्यक्ति आएंगे, यानी कोई भी व्यक्ति जो परिवार का है वो उसका सदस्य था। तो यहाँ से शुरुआत छोटे से की है हमने, कि परिवार सबसे छोटी इकाई थी। फिर धीरे धीरे कुटुंब आया, कुटुंब से तीसरा ग्राम हुआ। ग्राम से बड़ी इकाई जो थी वो थी विश। क्या थी, विश। और विश, जैसे ग्राम के मुखिया को मुखिया, मुखिया की बात करें तो यहीं से कर लेते हैं। परिवार का जो मुखिया था, मुखिया, उसको परिवार का जो मुखिया हुआ करता था उसको, जैसे दादाजी है,
या पिताजी, ठीक है ना, पिताजी। कोई भी जो बड़ा परिवार का जो था वो इसमें मुख्य हुआ करता था, विशेष रूप से पहचान थी ये परिवार के मुखिया की। और एक चीज बताते परिवार के मुखिया से याद आया कि सिंधु सभ्यता जो हमने पढ़ी थी वहां पर मातृसत्तात्मक शासन था, अर्थात परिवार का मुखिया जो था वो स्त्री अर्थात महिलाओं में से हुआ करती थी, इसलिए मातृसत्तात्मक था। जबकि वैदिक काल की जो सभ्यता है इसमें शासन का जो स्वरूप था, परिवार में शासन का स्वरूप जो था, ये पूछा जाए आपसे कि परिवार में शासन का स्वरूप या परिवार में मुखिया का स्वरूप क्या था, पितृसत्तात्मक। क्या था? पितृसत्तात्मक। ये पूछ लिया गया कई बार कि ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में शासन जो था वो परिवार में मुखिया के रूप में किसके रूप में था? तो पितृसत्तात्मक रूप में था। ठीक है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी परिवार के मुखिया की। तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक दादा या पिताजी परिवार के मुखिया थे। कुटुंब हो गया संयुक्त रूप से परिवार को मिलाकर। फिर गांव या ग्राम जो है उसके मुखिया को ग्रामपति, ग्रामपति की संज्ञा दी गई थी, जो ग्रामीणी भी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामीणी। इसको ग्रामीणी भी कहते थे और ग्रामपति भी कहते थे। उसी के अनुसार विश, ग्राम से बड़ा क्षेत्र जो था विश, और विश का जो ध्यान रखने वाला था या विश को संभालने वाला था वो था विशपति। उसको क्या कहते थे? विशपति। और विश से बड़ा आकार जो होगा वो फिर आएगा जन का, जन। और जन के मुखिया को क्या कहते थे? मुखिया। इसको कहते थे जनपति। क्या कहते थे इसको? जनपति। जन के मुखिया को क्या नाम से जाना जाता था? जनपति के नाम से जानते थे। और जन से बड़ी इकाई थी जिसको क्या कहते थे? जनपद। क्या कहते थे? जनपद। जन से मुखिया को क्या कहते थे? जन। जन 4 नंबर पे आ गया, जन 5 नंबर पे आ गया, जन 6 नंबर पे आ गया, जन। ठीक है, जन के मुखिया को जनपति, जनपति। ठीक है, जनपति कह दो चाहे राजा कह दो, यहां तक आते थे, राजा हुआ जाया करते थे। और उसके बाद जन से भी बड़ा जो था 7वें नंबर पे हम कह सकते हैं वो था जन से बड़ा महाजनपद। महाजनपद। याद रहे आपको कि प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं 16 महाजनपदों को, क्योंकि उस समय महत्वपूर्ण रूप से इतिहास में देखते हैं तो उस समय के 16 महाजनपद महत्वपूर्ण थे। तो ये बड़ी इकाई थी जो राज्य नहीं बल्कि राष्ट्र के रूप में थी और जनपद थी। और जनपद का मुख्य जो था वो सम्राट या महाराजा या राजा, इन नामों से इसको लिखित किया जाता था। तो ये क्रम हो गया है राजनीतिक जीवन का, जिसको हम राजनीतिक संगठन कह सकते हैं। राजनीतिक संगठन, यानी इस संगठन में कौन कौन क्या थे। तो याद रहे आपको राजनीतिक संगठन के रूप में देखेंगे तो सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार संयुक्त थे, उसमें सदस्य या व्यक्ति हुआ करते थे। कुटुंब उससे बड़ी इकाई थी जो कबीले के रूप में था। परिवार का मुख्य दादा या पिता था, क्योंकि शासन का स्वरूप उसमें पितृसत्तात्मक था। ग्राम कुटुंब के बाद की इकाई थी, जिसमें ग्राम का मुखिया ग्रामपति या ग्रामीणी कहलाता था, जो ग्राम की व्यवस्था को देखता था। उसके बाद विश को अध्यक्ष जो हुआ करता था, विश का मुख्य अधिकारी हुआ करता था, वो क्या करता था? विशपति। यानी इसका अध्यक्ष कह दें चाहे इसका अधिकारी जो था वो क्या था? विशपति। और विशपति के बाद में बड़ा आकार जब क्षेत्र का होगा तो जाता जन। और जन के मुखिया को क्या कहते थे? जनपति। और जनपति से बड़ा जो था, यानी जन से बड़ा आकार जो था वो था जनपद का। किसका था? जनपद का। इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास में जनपद काल है। और उस जनपद काल में बड़े जो जनपद थे वो महाजनपद के रूप से जाने गए। तो 7वें नंबर पर आ जाएगा महाजनपद, क्योंकि जनपद का शासक या राजा जनपति था, जिसे राजा भी कहते थे। और महाजनपद में सम्राट या महाराजा के नाम से उसको लिखित करते थे। तो इस प्रकार से ये एक क्रम है जिसके आधार पर इनके राजनीतिक संगठन को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि ऋग्वेद में आर्यों के राजनीतिक संगठन के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे छोटी इकाई परिवार अथवा कुटुंब को देखा गया है। उसके बाद आर्यों ने कुटुंब से आगे इकाई को बढ़ाते हुए ग्राम या गांव के रूप में, तथा ग्राम से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ग्रामों को मिलाकर जो इकाई बनाई उसका नाम था विश्व। तो आप याद रखिए इकाई के रूप में ही, इसके रूप में इकाई। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। और सबसे बड़ी इकाई महाजनपद।
तो छोटे से बड़े क्रम को विधिवत रूप से आपको आना चाहिए जानना। कई ग्रामों को मिलाकर विष बन गया और विष का अध्यक्ष जो होता था विषपति कहलाता था, और कई विषयों को मिलाकर जन बनते थे और जन का जो अधिकारी था वो जनपति या गोप, जनपति या गोप, इसको जनपति भी कहते थे या गोप भी कह सकते थे, गोप, ठीक है, दूसरा नाम हो रहा है जनपति या गोप के नाम से जानते थे। और जनपति या गोप के बाद बड़ा क्रम जो मिलकर जन से बनता था वो था जनपद। जनपदों के अधिकारी को राजा कहा जाता था, और उससे बड़ा जो था वो था महाजनपद, जिसके शासकों को सम्राट की संज्ञा दी जाती थी। तो महाजनपद के शासकों को किसकी संज्ञा दी जाती थी? सम्राट की संज्ञा दी जाती थी। राजा के अधिकार और कर्तव्य ऋग्वेद से पता चलते हैं कि कई जनों में राज्य बटा हुआ था, इसीलिए मुख्य जनपद उस समय थे भरत, मत्स्य, अनुस, यदु, पुरु और तुर्सव आदि प्रसिद्ध जनपद थे। इनकी शासन प्रणाली जो थी वो किस रूप में थी? इन जनपदों की शासन प्रणाली जो थी वो कैसी थी? राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, याद रहे आपको, राजतंत्रात्मक शासन था किनमें? जनपदों में, किनमें? जनपदों में, अर्थात महाजनपदों में जो शासन की प्रणाली थी वो कौन सी थी? राजतंत्रात्मक। राजा का शासन था, राजा ही अंतिम सर्वस्वाधिकारी हुआ करता था, वही अंतिम रूप से निर्णायक और न्यायाधीश हुआ करता था। हाँ, ऋग्वेद में ये उल्लेख जरूर मिलता है कि वंशानुगत शासन हुआ करता था, जिसमें परंपरागत रूप से पिता के बाद पुत्र के रूप में शासन का संचालन किया जाता था। ऋग्वेद से ये भी जानकारी मिलती है कि राजा की सहायता के लिए अन्य मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, जिसमें मैंने बताया आपको, जैसे पुरोहित जो पूजा पाठ या विधि विधान के नियमों को बताता था, उसी के साथ सेनापति जो सेना का सैन्य संचालन और परीक्षण का कार्य करवाया करता था, उसी के अलावा छोटे क्षेत्रों में ग्रामीणी जो प्रमुख हुआ करते थे, ये अधिक रूप से शासन में संचालन के लिए योगदान दिया करते थे। और इन्हीं के सहयोग से राजा जो था या सम्राट जो था वो शासन करता था, और उन पर दबाव बनाने के लिए, उस समय देखो दबाव बनाने के लिए क्या थी? सभा और समिति, सभा एवं समिति, इनका भी गठन किया गया था। जैसे आज भी हमारे संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, उनके आधार पर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। राज्यों में विधानसभा में विधान परिषद और विधानसभा होती है, उसके आधार पर मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्य करता है। उसी प्रकार उस प्राचीन समय में भी दो संस्थाएं थी। क्या थी? दो संस्थाएं। ये संस्थाएं थी राजनीतिक संस्थाएं, इनको हम राजनीतिक संस्थाएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राजनीतिक संस्थाएं। और ये क्या करती थी? शासन को संचालन करने में राजा पर थोड़ा दबाव या उनके मंत्रियों पर या उसके अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, सही रूप से कार्य करवाने के लिए इनका गठन किया गया था, जिसमें पहली थी सभा और दूसरी थी समिति। तो सभा और समिति जो थी उसका भी विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। इसी के अलावा राजा जन कल्याण के लिए कल्याणकारी कार्यों को करता था, और साथ साथ न्याय के रूप में न्याय की व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस समय पुलिस की व्यवस्था हुआ करती थी। तो याद रहे आपको कि शांति बनाए रखने के लिए किसकी व्यवस्था थी? शांति व्यवस्था के लिए आज भी हम करते हैं, और उस समय भी थी। तो शांति व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्था थी। किसकी थी? पुलिस व्यवस्था, अर्थात पुलिस का गठन था, व्यवस्था थी जो शांति व्यवस्था आंतरिक रूप से, क्योंकि आपको याद रहे आज भी आंतरिक रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन काम करता है, और बाह्य रूप से, इसको बाहरी रूप कहते हैं, उससे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी सेना काम करती है, जो हमारी बॉर्डर पर तैनात रहती है। तो इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा और व्यवस्था, जिसको हम शांति कहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए पुलिस का गठन भी उस समय था। तो ये था पूरी तरह से राजनीतिक जीवन, जिसको राजनीतिक संगठन के रूप में हमने देखा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि वैदिक सभ्यता का प्रथम चरण पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वेदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व, याद रहे आपको ईसा पूर्व है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो इसका समय है वहां तक का है, और इसमें ये पहला राजनीतिक जीवन था। अब पढ़ेंगे नंबर 2, दूसरा जीवन। कौन सा होगा? राजनीतिक जीवन के बाद में आर्थिक जीवन। अब पढ़ेंगे हम वैदिक काल या आर्यों का आर्थिक जीवन, कि उनका आर्थिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था के रूप में वो किस आधार पर जीवन को जीते थे। तो दूसरा पॉइंट है, पहला हो गया है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक जीवन। अच्छा, ये पॉइंट आर्थिक जीवन। देखिए भाई, जिस प्रकार राजनीतिक जीवन को राजनीतिक संगठन के रूप में देखा, उसी प्रकार आर्थिक जीवन के मुख्य बिंदु
बिंदु अगर देखें, बात करें तो आर्थिक जीवन का पहला बिंदु था कृषि कार्य। कृषि उस समय की मुख्य व्यवस्था थी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की। इसीलिए जैसे इसमें राजनीतिक संगठन था, और संगठन में मैंने बताया आपको वो परिवार से लेकर उच्च स्तर तक महाजनपद तक का, उसी प्रकार यहाँ पर भी कृषि कार्य जो था वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि कृषि कार्य ही इसकी नींव थी, जड़ें थी, क्योंकि ये ग्रामीण संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी ये? ग्रामीण। क्योंकि आपको ये भी याद रहे कि वैदिक सभ्यता जो थी वो कौन सी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। जबकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को पूछा जाए तो वो कौन सी बताएंगे आप? नगरीय सभ्यता, क्योंकि दोनों नगर जो थे वहां पर व्यापार और व्यवसाय के आधार पर जीवन का संचालन होता था। कृषि को ज्यादा विशेष महत्व नहीं दिया गया था, इसीलिए उस व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं उसको? नगरीय सभ्यता। ये दोनों में अंतर है, वैदिक काल में और हड़प्पा सभ्यता के काल में, कि वो नगरीय सभ्यता थी और ये कौन सी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता भी कह सकते हैं इसको, और संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि गांव में संस्कृति का निवास होता है। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। क्या कहते थे गांधी जी? कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति जो है वैदिक संस्कृति का ही पर्याय है। वैदिक संस्कृति से ही हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, इसलिए मूल आत्मा वहीं से शुरुआत है हमारी। इसलिए गांधी जी ने गांव को भारत की मूल आत्मा माना है। तो अब करते हैं शुरुआत आर्थिक जीवन में। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, क्योंकि पशु जो थे उसमें दो प्रकार से काम में लिए जाते थे जिनको पालने का उद्देश्य था। एक तो कृषि कार्य करना और दूसरा घरेलू उपयोग में लेना, जैसे उनका गाय है, बकरी है, भैंस है, इनको पालकर वो क्या करते थे? दूध, दही, मक्खन वगैरह ये उसको काम में लिया करते थे, जो भोज्य पदार्थ के रूप में काम आते थे। तीसरा घरेलू उद्योग धंधे, जो छोटे कुटीर उद्योगों के रूप में संचालित थे, वो इस समय यहाँ पर भी थे। और चौथा व्यापार और वाणिज्य। तो ये चार पार्ट जो है वो आर्थिक जीवन को उल्लेखित करते हैं, जिसमें सबसे पहला कृषि है, दूसरा पशुपालन है, तीसरा छोटे उद्योग धंधे हैं, और चौथा जो है व्यापार और वाणिज्य के रूप में है। तो ध्यान से सुनिए, ऋग्वेद काल के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि कार्य। तो याद रहे, आजीविका का मुख्य साधन, आजीविका का मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन तो कृषि माना जाएगा। आपको ये याद आना चाहिए कि मुख्य साधन क्या था? कृषि था। आजीविका चलाने के लिए जो मुख्य कार्य था वो कृषि से ही होता था, इसलिए कृषि महत्वपूर्ण था। उसके साथ पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य था। ऋग्वेद में ये भी पता चलता है कि सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए यहाँ पर इस सभ्यता को हम शुरुआत कृषि से ही देखते हैं। कृषि जो थी वो किस प्रकार करते थे आर्य? आर्यों के द्वारा कृषि कार्य को करने के लिए जंगलों को काट दिया गया, अर्थात कई जंगल ऐसे थे जहाँ पर खुले थे, उस क्षेत्र से इन्होंने इनको काट कर वहां से कृषि कार्य करना शुरू किया। और खेती करने के लिए उन्होंने गेहूं, धान, जौ, मसूर, दालें आदि की फसलें पैदा किया करते थे। आर्य लोगों के द्वारा कृषि में सिंचाई के द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर पानी को संचित किया जाता था खेती के रूप में। इस प्रकार ये कृषि कार्य को व्यवस्थित करते थे। तो कृषि कार्य में ये आएगा कि सिंचाई का भी उनको आधार था। दूसरा पशुपालन, आर्यों के द्वारा कृषि कार्य में सहायता के लिए पशुपालन, मैंने कहा आपको कि कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन जो था ये अपने आप में महत्वपूर्ण था। पशुपालन जो कार्य था ये दो प्रकार से था, क्योंकि खेती में भी ये पशु काम आते थे उनके, तो इसलिए पशुपालन में बैल, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि प्रसिद्ध थे। गाय को अधिक महत्व था क्योंकि इसका सांस्कृतिक महत्व रहा था। गऊ को माता के रूप में पूजा जाता था, इसीलिए गाय को विशेष उल्लेखनीय माना गया है। ये दूध का मुख्य साधन भी था, क्योंकि गाय से दूध प्राप्त करते थे और वो स्वास्थ्य के लिए सही रहा करता था, इसलिए गाय को प्राचीन काल से ही आधार दिया गया है। उसके साथ तीसरा घरेलू उद्योग धंधे। ऋग्वेदिक काल में धातु का प्रयोग करते हुए आभूषण बनाने का कार्य, औजार व हथियार बनाने का कार्य, मिट्टी से घड़े बनाना, और इसके अलावा लकड़ी और कई प्रकार के चिकित्सा संबंधी औषधियां आदि से संबंधित भी उस समय के छोटे उद्योग थे। तो इस प्रकार से उद्योग धंधों का भी उस समय धीरे धीरे विकास हो रहा था, जो छोटे रूप में था। उद्योग धंधे इस रूप में उद्योग धंधे, जो उद्योग धंधे जो थे ये क्या थे? छोटे, जिनमें अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे थे। अब है बड़ा, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य। देखिए व्यापार और वाणिज्य में किस प्रकार से वणिक जो थे वो श्रेणियों में बटे हुए थे। व्यापारी जो थे वो किस प्रकार व्यापार करते थे। तो आर्यों के द्वारा जो व्यापार किया गया था
उस व्यापार और वाणिज्य के लिए उन्होंने जल मार्गों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कौन से मार्गों का प्रयोग किया? जल मार्ग, ये भी याद रहे आपको, जल मार्ग जो थे उनका उन्होंने प्रयोग किया। और जल मार्गों में उन्होंने नावें बनाकर, नाव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बंदरगाहों के द्वारा, जो कि वहां पर हुआ करते थे आयात और निर्यात के साधन के रूप में, माल को ढोने के लिए जो स्थान बनाया जाता था उसको हम बंदरगाह कहते हैं। वहां पर नौकाओं का प्रयोग करते हुए समुद्रों या नहरों के द्वारा वो व्यापार करते थे और अपने सामान दूसरे देशों में उन मालों को ले जाकर बेचते थे या उनका आयात करते थे, मंगाते थे। अनेक इतिहासकारों ने इस व्यापार को विशेषतः ज्यादातर स्थानीय व्यापार के रूप में ही स्वीकार किया है। ये आर्यों का जो व्यापार था वो ज्यादातर क्या था? स्थानीय व्यापार था, स्थानीय, लोकल। ज्यादा विदेशियों से व्यापारिक संबंध नहीं उल्लेखित होते हैं। इसका विशेष रूप से आर्थिक जीवन में स्थानीय व्यापार को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये था आर्थिक जीवन, जिसके 4 बिंदु थे। पहला कृषि कार्य जो जीवन का आधार था, आजीविका का मुख्य साधन था। दूसरा पशुपालन जो 2 प्रकार से काम में लिए जाते थे। तीसरा घरेलू या छोटे उद्योग धंधे। चौथा व्यापार वाणिज्य के लिए जलमार्गों के द्वारा स्थानीय व्यापार किया जाता था। तो ये हो गया व्यापार, ठीक है। अब है इसके बाद तीसरा पॉइंट, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, देखिए सामाजिक जीवन राजनीतिक हो गया है, आर्थिक हो गया है, और तीसरा है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें वही आएगा, पहला परिवार हुआ करता था। दूसरा, इसमें परिवार में जो सदस्य थे उनमें महिला, विशेष तौर पर स्त्री का स्थान जो था वो विशेष उल्लेखनीय था और सम्मानीय था। तीसरा, परिवार में विवाह की परंपरा थी तथा सामाजिक जीवन में विवाह का महत्व था, जो 16 संस्कारों में गिना जाता था। वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन हल्का फुल्का ऋग्वेदिक काल में, यानी इस काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद के जो 10वां मंडल था उसमें विशेष रूप से वर्णों का उल्लेख मिलता है, जो कि ब्रह्मा के विराट रूप से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, उसकी जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। जिसमें 4 वर्णों में पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र माना गया है, जो निम्न जाति के रूप में उल्लेखित है। इसके अलावा वेशभूषा में और आभूषणों में भी विशेष रूप से सामाजिक जीवन का उल्लेख मिलता है। खान पान, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, इन दोनों रूपों में थे। नैतिकता के रूप में भी इनका जीवन उत्तम था। साथ ही मनोरंजन और लेखन कला का भी इनका योगदान था। तो इस प्रकार से ये सामाजिक जीवन के वे बिंदु है जिनके आधार पर हम इसके सामाजिक जीवन को देख सकते हैं। तो सामाजिक जीवन में देखिए, ऋग्वेद के अनुसार देखें तो आर्यों का सामाजिक जीवन काफी व्यवस्थित था, समायोजित था। कैसा था? व्यवस्थित, समायोजित और संगठित, जिसको हम कह सकते हैं। ये आर्यों का सामाजिक जीवन संगठित था। परिवार की मूल इकाई परिवार थी। पितृसत्तात्मक शासन था। परिवार का मुख्य गृहपति कहलाता था, जिसमें दादा का मुख्य स्थान या पिता का मुख्य स्थान हुआ करता था। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर निर्भर थे। परिवार की संपत्ति पर सभी का बराबर हिस्सा था। अतः कुल मिलाकर उनका पारिवारिक जीवन जो था सुखी और समृद्ध था। उनका पारिवारिक जीवन कैसा था? पहला पॉइंट जो है परिवार के रूप में ही है। उनका पारिवारिक जीवन कैसा था? सुखी एवं समृद्ध। याद है आपको, सिंधु वासियों का जो पारिवारिक जीवन था वो सुखी और समृद्ध था। उसी के साथ दूसरा पॉइंट हमने स्त्रियों का स्थान देखा। तो स्त्रियों के स्थान में भी हम कह सकते हैं कि परिवार में पुरुष प्रधान होने के बावजूद भी समाज में स्त्रियों को सम्मान था, ठीक है। परिवार में स्त्री गृह स्वामिनी के रूप में मानी जाती थी। वह अर्धांगिनी के रूप में भी कार्य करती थी, क्योंकि पति के अर्धांगिनी के रूप में उसको माना गया है, जो पति के कार्यों में सहयोग देती थी। स्त्रियां धार्मिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा का भी अध्ययन किया करती थी, अर्थात उनको शिक्षा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता थी। उन्हें जीवन जीने का भी पूर्ण अधिकार था। इस काल में अनेक विदुषी महिलाओं का जन्म हुआ, जिनमें 1-2 के नाम भी बताएंगे, जैसे अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है आदि उस समय की परम विदुषी स्त्रियां थी। तो ये था सामाजिक जीवन में परिवार के बाद नारी का स्थान या नारी की स्थिति, नारी का स्थान। दूसरा पॉइंट भी कह सकते हैं इसको हम, नारी का स्थान कैसा था? सम्मानजनक। तीसरा है विवाह। ऋग्वेद काल में विवाह को संस्कार के रूप में माना गया। विवाह एक पवित्र संस्कार था, इसको पवित्र बंधन की संज्ञा दी गई थी, और इसमें विवाह जो हुआ करते थे वो अंतरजातीय विवाह के रूप में भी स्वीकार किए जाने लगे थे, जिसमें लोम और अनुलोम 2 प्रकार के विवाहों का उल्लेख धीरे धीरे आगे उल्लेखनीय मिलेगा।
लेकिन शुरुआत रूप से यहाँ पर विवाह जो था विशेष रूप से अंतर्जातीय विवाह के रूप में देखने को मिला। उसी के साथ यहाँ परिवार में सती प्रथा की परंपरा भी थी। ऋग्वेद काल में समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, किंतु इस प्रथा के स्थान पर नियोग प्रथा, जिसको नाता प्रथा भी कहते हैं, उसको घृणा के रूप में समझा जाता था। अर्थात इस समय विवाह विच्छेद बहुत ही कम थे, नहीं के बराबर मान सकते हैं हम। वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं हम। वर्ण व्यवस्था ये उस समय की पहचान है, सिंबल है, क्योंकि यहीं से वर्ण की शुरुआत हुई, जो वैदिक काल की है और आज भी वर्ण व्यवस्था हमारे भारत में लागू है। समाज में वर्ण के आधार पर इस व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, जिसे ब्रह्मा की उत्पत्ति का आधार दिया गया है और कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा के उदर से तीसरा वर्ण वैश्य उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा के चरणों से चौथा वर्ण जो समाज से बहिष्कृत था शूद्र के रूप में जाना गया है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वेशभूषा। आर्यों की वेशभूषा साधारण थी, जिसमें 3 वर्ण जो थे वो विशेष रूप से वस्त्र पहना करते थे, जबकि चौथा वर्ण था वो जंगलों में रहा करता था, इसलिए पेड़ों की पत्तियां और इस प्रकार के लपेट कर ही अपना जीवन जीता था। खान पान में आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह से थे, जिनमें विशेष रूप से शाकाहारी थे। गेहूं, जौ, चावल आदि का वो प्रयोग करते थे, साथ में फलों का प्रयोग भी और सब्जियों का प्रयोग भी उसमें किया जाता था। मनोरंजन के रूप में देखें तो आर्यों के ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि वो अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आमोद प्रमोद के साधनों का प्रयोग करते थे, जिनमें उत्सवों पर नृत्य, गायन और वादन, जो विशेष उत्सव हुआ करते थे उनमें नृत्य, गायन, वादन का कार्य करवाया करते थे। विशेष रूप से घुड़दौड़, नौका दौड़, रथ दौड़, मल्लयुद्ध, जुआ, शतरंज आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे। तो इस प्रकार से ये इनका क्या था, सामाजिक जीवन था। साथ ही इसमें नैतिकता के लिए भी या शिक्षा के लिए भी हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में आर्यों की शिक्षा विशेष रूप से मौखिक थी, जो गुरु के पास शिष्य बैठकर शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। लेकिन शिक्षा का स्तर उस समय सम्मान्य था, उच्च था, क्योंकि उसमें पुरुष और महिला यानी स्त्री दोनों को शिक्षा का समान अधिकार था। शिक्षा में सादा जीवन, उच्च विचार वाली प्रणाली को अपनाया गया था। यहीं से शिक्षा में नैतिकता और सदाचार और सामाजिकता का विकास दिखाई देता है। तो याद रहे आपको कि शिक्षा में उसमें क्या था, शिक्षा में सादा जीवन, उच्च विचार। शिक्षा में क्या था, सादा जीवन, उच्च विचार वाली प्रणाली को अपनाया गया, जो गांधी जी की थ्योरी थी। गांधी जी भी इसी चीज को समर्थक थे कि हमेशा में क्या रहना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार वाले को अपनाना चाहिए। अब आता है उसके बाद चौथा पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं धार्मिक जीवन। कौन सा जीवन, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, देखिए धार्मिक जीवन किस प्रकार था ऋग्वेदिक काल का, उसको देखने की बात है कि धर्म में किस आधार की आस्था थी इनकी। ठीक है, किस किस में आस्था थी, कितने देवता बताए गए हैं, क्योंकि आज के समय के अनुसार उस समय के अनुसार काफी परिवर्तन हो गया है। धर्म के आधार पर बात करें तो उसमें बहुदेवतावाद का सिद्धांत था और लोग विश्वास भी करते थे, क्योंकि ऋग्वेद में भी धार्मिक आधार पर 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने, 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, यानी बहुदेवतावाद। ये थ्योरी थी बहुदेवतावाद के रूप में, कि उस समय बहुदेवतावाद के रूप में था, जिसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ पूजा उपासना की विधियां भी थी, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए पूजा और विधि के लिए उपासना की जाती थी। देवताओं को खुश करने के लिए तो उपासना की विधियां थी कई प्रकार से। साथ ही धर्म में सहिष्णुता का भाव था। धर्म में कौन सा भाव था, सहिष्णुता का भाव था। कला विज्ञान के क्षेत्र में भी, जैसे गणित है, ज्योतिष है, चिकित्सा है आदि के क्षेत्र में भी आर्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिक्षा और नैतिकता में भी इनका विशेष योगदान रहा। अगर हम धर्म की विशेष रूप से बात करें तो देवी देवताओं में 33 देवताओं का उल्लेख इसमें उल्लेखनीय माना गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि धर्म के आधार पर खुली छूट थी। उसमें कई देवी देवताओं को पूजते थे, यहाँ तक कि प्रकृति पूजा भी विशेष उल्लेखनीय थी। कौन सी, प्रकृति पूजा, क्योंकि प्रकृति में पेड़ पौधों की पूजा भी की जाती थी और जीव जंतुओं की पूजा भी की जाती थी। ये समय की विशेष पहचान थी, जिसमें देवताओं को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया था। मुख्यतः इनको 3 श्रेणी में बांटा गया था, जिनके आधार पर देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है, इसके साथ ही
अब है अगला पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं कला और विज्ञान में देन। कला और विज्ञान में देन, कला एवं विज्ञान। देखिए कला और विज्ञान में भी आर्यों की देन रही है, विशेष रूप से ऋग्वेदिक काल के आर्यों की, क्योंकि ऋग्वेद काल में आर्यों ने कला और विज्ञान के क्षेत्र में भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण को विशेष उल्लेखनीय महत्व दिया, और उस समय की जो मूर्तियां थी वो अपने आप में उल्लेखनीय थी। इसीलिए यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में विशेष रूप से आर्यों के द्वारा मूर्ति कला को जो दिया आधार वो महत्वपूर्ण था। विज्ञान में गणित, ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक जानकारियां जो दी वो आज भी हमारे लिए उल्लेखनीय है, जो वैदिक काल के प्रथम काल की उल्लेखनीय जानकारी देती है। तो इस प्रकार से ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल के 5 बिंदु है जो इस प्रथम चरण को उल्लेखित करते हैं। इसके आधार पर हम इसके परिचय को पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। तो ये था पूर्व वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय का माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल, जिसका समय रहेगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, क्योंकि इससे घटते क्रम में रहेगा, जिसमें उत्तर वैदिक काल उसको नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? उत्तर वैदिक काल। और इसका टाइमिंग जो रहेगा वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहेगा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे जाएंगे, शेष भी कह सकते हैं इनको, शेष वेद। और कितने थे शेष वेद में? 3 वेद, जिनमें कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट अगली क्लास में। ठीक है, आज इतना काफी है। धन्यवाद।